अल्टरनेटिंग करंट में हम लोग स्टडी कर चुके हैं इलेक्ट्रिक करंट हो या पोटेंशियल डिफरेंस दैट इज ईएमएफ, दोनों में एक वेरिएशन होता है और वो वेरिएशन साइनोसाइडल ग्राफ से एग्जिबिट होता है। द वैल्यू ऑफ ई और द वैल्यू ऑफ आई बोथ कीप ऑन चेंजिंग और ये कंटिन्यूअस चेंज होते रहते हैं। सो विद रिस्पेक्ट टू टाइम दे कीप ऑन चेंजिंग, कभी इतना होगा, कभी इतना होगा और तभी इतना होगा। दिस इज ऑसिलेशन। इसका जो इक्वेशन है वो इक्वेशन क्या है? E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। ये जो साइन ओमेगा टी है दिस गिव्स दिस वेरिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। यही चीज हमने पेंडुलम के ऑसिलेशन में पढ़ी है। ऑसिलेशन में हमने पढ़ा है y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी वेयर a इज एम्पलीट्यूड। Similarly, this is amplitude here, E naught, and this is oscillation. If E is oscillating 0, +1, 0, -1, 0, +1. This +1 may be any value, 0, 311, 0, 311 negative, 0, plus, minus, it keeps on oscillating. इसी तरह से E upon R that is equal to I. So same graph we get for I. तो पहले हम ये स्टडी करते हैं इस ग्राफ में जो वेरिएशन होते हैं इसके लिए हम कहते हैं E has got different phases. फेज यहां पर हमको मालूम है, ऑसिलेशन में हम कर चुके हैं, द वैल्यू कीप्स ऑन चेंजिंग हियर. It can be compared with circular motion. A particle is making a circular motion with a angular velocity omega. From here to here, this time is t. Then normal on this diameter, it also keeps on moving and this motion is simple harmonic motion. जैसे ये पार्टिकल चलेगा यहाँ पे, ये कौन सा मोशन करता है? सर्कुलर मोशन. ये वाला जो परपेंडिकुलर का बेस है यहाँ पे, ये जब यहाँ आएगा तो इधर होगा और ये जब यहाँ आएगा तो इधर होगा, यहाँ आएगा तो इधर होगा, तो ये ऐसे मूव करेगा. इसका मोशन कौन सा है? सिंपल हार्मोनिक मोशन. और हम ये प्रूव कर सकते हैं कि ये जो सिंपल हार्मोनिक मोशन है इसमें इसकी वैल्यू ये पर्टिकुलर y है या E है, इसकी वैल्यू E नॉट है. जब ये यहाँ पहुंचेगा तो E की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी? E नॉट. सो दिस लेंथ यहां से लेके यहां तक की लेंथ E नॉट है, ये E है और ये E नॉट ऐसे घूम रहा है. उस समय E की वैल्यू कम ज्यादा होती है. ये क्या हो रहा है? ये मैं आपको एक मैथमेटिकल सिचुएशन बता रहा हूं. जब ये E नॉट ऐसा सर्कुलर मोशन करेगा उस समय E इसकी इंस्टेंटेनियस वैल्यू है और E नॉट इनमें आपस में क्या रिलेशन है? ये दोनों इक्वल है एंड दिस इज E नॉट, दिस इज ओमेगा टी एंड द रिलेशन इज E इज इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा टी. ये देखिए, ये मैथमेटिकल कंडीशन मैंने निकाली और ये हमें एक्चुअल कंडीशन मिली थी जब हमने AC बनाया था. सो दीज बोथ आर कंपेरेबल. ये दोनों कंपेरेबल हैं. तो इसका ये मतलब है कि E कंटिन्यूअसली बढ़ते 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 जीरो से चल के कहां तक पहुंचता है? E नॉट तक, और फिर E नॉट से जीरो, फिर जीरो से माइनस E नॉट और माइनस E नॉट से फिर से जीरो, फिर प्लस E नॉट, फिर जीरो, माइनस E नॉट, जीरो. इस तरह से ये वैल्यू इसकी चेंज होते रहती है. ओके, यही हमारा उसमें AC में होता है और यही हमने इसका ग्राफ बनाया है.
तो नई बात मैं क्या बताना चाहता हूं वो ये है कि ये टाइम t में ये वाला जो एंगल बनता है ओमेगा टी, दिस इज नोन एज फेज ऑफ वोल्टेज एट दिस टाइम. ओमेगा टी इज कॉल्ड फेज ऑफ E एट टाइम t. t टाइम पर फेज कितना होता है? ओमेगा टी. ठीक है, इसको फेज कहते हैं. अब यहां से यहां पर ये पहुंचा है ये वैल्यू, यहां पर जब ये पहुंच जाएगा तो ये ओमेगा टी कितना हो जाएगा? 90 डिग्री, दैट इज पाई बाई 2. फिर से ये जब यहां था तो ओमेगा टी कितना था? 0, राइट. E की वैल्यू भी कितनी थी? 0. टाइम भी कितना था? 0. सब कुछ 0. जब ये यहां पहुंचा तो टाइम कितना बीत गया? ये ऐसे टाइम बीत रहा है. यहां से स्टार्ट किया था 0 से. फेज को देखिए, ये टाइम के हमने 4 हिस्से किए. 0, t/4, t/2, 3/4t and this is t. When the time is 0, the phase was 0. And how much was this magnitude? 0. जब टाइम t/4 हो गया है तो ये फेज बढ़ के कितना हो जाएगा? π/2. उस समय E की वैल्यू कितनी हो जाएगी? E0. When the time is t/4, E की वैल्यू E0 हो गई और इस समय हम फेज कितना कहेंगे? π/2. सिंपल ऑसिलेशन करने वाली ऑब्जेक्ट जो 0 से स्टार्ट होती है उस समय t/4 टाइम में अपने मैक्सिमम फेज पर पहुंचती है π/2. मैक्सिमम वैल्यू पर पहुंचती है उस समय उसका फेज कितना होता है? π/2. उसके बाद फिर से ये पॉइंट घूमता हुआ यहां आ गया, ये ऐसा. टाइम कितना हो गया? t/2. ये प्रोजेक्शन जो इतना बढ़ गया था t/2 में कितना हो गया? 0. t/2 में देखिए इसकी वैल्यू कम होते 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 कितनी हो गई? 0. t/2 में E की वैल्यू 0. उस समय इसका फेज कितना है? यहां से गया था π/2 और यहां से गया था 1 पाई, दैट इज 180 डिग्री. तो यहां पर फेज कितना होता है? पाई. उसके बाद फिर ये घूमता हुआ यहां तक आया, ये. अब टाइम कितना है? 3/4t. दिस इज 3/4t और इसका E का मैग्नीट्यूड ये -E0, ये -E0. यहां पर फेज कितना हो गया? दिस इज 1 पाई एंड दिस इज हाफ, 3/2 पाई. और फिर जब ये घूम के यहां पर पहुंचा तो टाइम t हो गया और फिर से इसका वैल्यू मैग्नीट्यूड 0 हो गई क्योंकि ये जब ऐसे ऊपर जाएगा तो ये कम होते जा रहा है और जब ये यहां पहुंचेगा तो ये इसका मैग्नीट्यूड 0 हो गया. तो मैग्नीट्यूड 0, टाइम t और इस फेज को क्या कहेंगे? 2 पाई. तो फेज की भाषा याद करिए. सिंपल हार्मोनिक मोशन में यहां पर फेज कितना होता है? 0. ये इसको क्रेस्ट कहेंगे तो यहां क्रेस्ट पर फेज कितना होता है? π/2. पाई पर फिर वैल्यू कितनी होती है? 0. फिर 3/2 पाई पे माइनस मैक्सिमम वैल्यू, पीक वैल्यू और फिर 2 पाई पे 0. तो एक ऑसिलेशन में इस पॉइंट को अगर आप देखिए तो ये ऐसा ऊपर गया,
फिर ऐसा नीचे आया और फिर ऐसा ऊपर गया। ये हमने एक ज्योमेट्रिक ऑसिलेशन की बात की। अरिथमेटिक में बात करेंगे, ये वैल्यू 0, ईएमएफ पहुंचा 311, फिर 0, माइनस 311, फिर 0, इट कीप्स ऑन चेंजिंग। तो ये ऑसिलेशन किसका हो रहा है? ईएमएफ का ऑसिलेशन हो रहा है। तो ईएमएफ के ऑसिलेशन में अब हमने सब तरफ की लैंग्वेज से उसको समझा। एक टाइम की लैंग्वेज 0, t/4, t/2, 3/4t, 1t। फेज की भाषा में बात करो, 0, π/2, 1π, 3/2π, 2π, इस तरह से उसका फेज। तीसरा, ईएमएफ की भाषा में बात करो, 0, E, 0, माइनस E0, 0 प्लस E0, 0 माइनस E0। इस तरह के वेरिएशन होते हैं। अब आप एक चीज समझ रहे हैं कि वेरिएशन तो ये एक ही है, उसी को हम लोग अलग अलग लैंग्वेज में बात करते हैं। इसलिए अगर मैं ये कहूंगा कि ये पार्टिकल यहां से यहां पर आया है, तो मैं इसको आपको 3 लैंग्वेज में बता सकता हूं। एक, E की वैल्यू कितनी है? 60% ऑफ E0, 0.6 E0, 0.7 E0, ऐसी कुछ वैल्यू होगी। किस भाषा में बात की? E0 की भाषा में। दूसरा, मैं ये बता सकता हूं कि इस समय टाइम t/3 हुआ है या t/2 हुआ है। कौन सी भाषा में? T की भाषा में। तीसरा, मैं ये बता सकता हूं कि ये अपने 70 डिग्री फेस पर है, या पाई की लैंग्वेज में इतने फेस पर है, तो भी यही चीज आएगी। तो इस पॉइंट को एक्सप्रेस करने के लिए हमारे पास 3 तरह की लैंग्वेज है। तो इसमें मोस्टली हम यूज करते हैं फेस की लैंग्वेज, क्योंकि फेस का डायग्राम हमारे दिमाग में बिल्कुल क्लियर बना रहता है कि 0 फेस कब होता है, π/2 कब होता है। फिर से याद करिए, π/2 कब होता है? जब वो अपनी पॉजिटिव पीक वैल्यू पर हो। यहां से समझिए, पॉजिटिव पीक वैल्यू, यहां पे देखिए पॉजिटिव पीक वैल्यू। उस समय फेस कितना लेना है मैंने लिखा नहीं इसमें, π/2। ये इस तरह से टाइम, फेस और ई की वैल्यू तीनों आपस में रिलेटेड होते हैं। इक्वेशन में देखिए, इस इक्वेशन में ये वाला t चेंज हो रहा है, 0, t/4, t/2, यहां पर वैल्यू रखी जाएगी। जब वो ओमेगा से मल्टीप्लाई होगा तो वो हमको ये दोनों मिलाकर क्या देंगे? फेस, ये फेस, ठीक है। और जब हम इस पूरे को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमको क्या देगा? E की वैल्यू। तो यहां पर ये रही t की वैल्यू, ये पूरा रहा फेस, और इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो E की वैल्यू। इस तरह से ये एक दूसरे में कन्वर्ट होते हैं और एक से दूसरे को हम ट्रांसफॉर्म करके पता लगा सकते हैं। अब ये होता है डिफरेंट फेस पे। तो E का फेस 1π है, क्या वैल्यू होगी उसकी? इधर देखिए, 1π में उसका मैग्नीट्यूड कितना? 0। याद रहेगा। E का फेस 3/2π है, तो वैल्यू कितनी होगी उसकी? -E0। इस तरह से वैल्यूज चेंज हो रही हैं। ओके, अब दूसरी चीज पर मैं आता हूं, करंट पे। करंट भी चेंज होते रहती है और करंट का चेंज भी सिंपल हार्मोनिक मोशन होता है। करंट के वेरिएशन भी ऐसे ही होंगे और उसका भी ऐसा डायग्राम बनेगा। इसमें ये चीज क्या हो जाएगी? करंट I, और ये क्या हो जाएगा? टाइम t। इस तरह से इसके वेरिएशन भी होंगे। अब तीसरी चीज पर हम आते हैं, जब अल्टरनेटिंग करंट किसी सर्किट में सप्लाई हो रही है, उसमें आ रही है,
तो उसमें हमको ईएमएफ भी मिलता है और करंट भी मिलती है, लेकिन उसमें एक बड़ी अजीब चीज होती है, दोनों की वैल्यूज लगातार चेंज होती रहती हैं और दोनों एक साथ पीक पर पहुंचे, दोनों एक साथ जीरो हो जाएं, ऐसा जरूरी नहीं है। ये एक बड़ी पिक्यूलियर चीज होती है एसी में। फिर से, बोथ विल रीच पीक वैल्यू एट द सेम टाइम और जीरो वैल्यू एट द सेम टाइम, इट मे नॉट बी नेसेसरी। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है, एक छोटा सा सर्किट इमेजिन करिए। ये एक सर्किट है, इसमें हमने इंडक्टर लगाया हुआ है, कैपेसिटर लगाया हुआ है और एक रेसिस्टर लगाया हुआ है। ऐसे यहां पर सपोज हमने एक एम्पियर मीटर लगा दिया ए और इसके अक्रॉस एक वोल्ट मीटर लगा दिया V, वोल्ट मीटर, और ये क्या दिखाएगा? एम्पियर मीटर। और यहाँ पे कौन सी लाइन हम दे रहे हैं? AC। याद रखिए, DC के लिए हमारा सप्लाई सोर्स ये होता है, दिस इज व्हाट बैटरी, दिस गिव्स स्टेडी करंट। लेकिन जब हम AC लगाते हैं तो उसमें प्लस और माइनस डिफाइंड नहीं होता, कभी प्लस इधर होता है, कभी प्लस इधर होता है। तो AC सोर्स के लिए हमने ये वाला इंडिकेशन लिया, दिस। तो जब भी हम AC सोर्स लगाएंगे ये बनाएंगे AC EMF, और जब DC EMF देंगे तो ये डायग्राम बनाएंगे। ओके, यहां पर हमने AC EMF दिया और ये AC EMF कैसा है? ये यानी ये वेरी होता हुआ EMF इसको दिया। अब हमने यहां पर इसको और इसको नापा, ये वोल्टेज कैसा है? आंसर है ये भी AC है, और ये इस तरह से वोल्टेज हमको मिला। यहां पर एम्पियर नापा तो एम्पियर भी हमको ऐसा मिला। क्यों? ये भी AC है और ये वोल्टेज भी AC है। ये इस तरह से ये दोनों हमको वेरी करते हुए मिलते हैं। लेकिन मान लो इसके वेरिएशन होते हैं 0 to 100, 0, 100, 0, 100, 0, 100 ऐसे, और इसके भी वेरिएशन होते हैं 0 to 100 मिली एम्पियर, 0, 100, 0, 100, 0, 100, ये भी चेंज हो रहा है। अब अगली चीज सुनिए, किसी भी एक इंस्टेंट पे हमने देखा कि ये 100 वोल्ट दिखा रहा है, लेकिन जब हमने करंट देखी तो वो 100 नहीं दिखा रही, वो 40 दिखा रही है। अब 100 पे करंट को 100 होना चाहिए तो ये बढ़ती है, कहां तक जाना है इसको? 100 पर थोड़े से टाइम में जब ये 100 पहुंचती है तब तक ये अपने AC नेचर के कारण 0 आ चुका है। तो ये कितनी है? 100, और ये ऐसा नीचे आ गया, सपोज 40 पे आ गया। अब ये और नीचे 0 पे जा रहा है। जब ये 0 पे जाता है तो EMF 0 है तो करंट भी कितनी होनी चाहिए? 0। तो ये 0 की तरफ बढ़ती है। जब ये 0 की तरफ बढ़ती है तब तक ये 0 में पहुंचती है, तब तक ये EMF माइनस E0 पे जा चुका है, क्योंकि इसका नेचर क्या है? लगातार टाइम के साथ बदलना, रुक नहीं सकता। तो ये भाग के कहां पहुंचा है? माइनस E0। ये यहां पर करंट पहुंची, इसने देखा E0 ये कहां है? माइनस E0, तो ये भी माइनस I0 बनाने चली, क्योंकि I हमेशा E के कारण ही I बनती है। तो ये माइनस E0 ऐसा बनाने जाती है जब तक ये यहां आ गया 0। फिर इसने देखा ये माइनस है, ये 0 है, तो ये 0 की तरफ गई, तब तक ये कहां चला गया? प्लस E0। फिर ये E0 बनने गई, तब तक ये कहां आ गया? 0। तो हम क्या देख रहे हैं? दोनों एक लेवल पे कभी है ही नहीं, ऐसे चल रहे हैं। तो जब ये पीक पर पहुंचता है उस समय इसकी वैल्यू अलग है। ये जब 100 पे होता है तो ये 0 है, और फिर ये 0 100 बनने के लिए ऐसा आगे बढ़ती है और ये 100 हो गई, लेकिन तब तक ये क्या हो गया? 0।
अब इस 0 के कारण ये 100 कहाँ पहुंचेगा? 0, लेकिन ये E खुद 0 पे नहीं रहा, ये कहाँ चला गया? -100। इस -100 के कारण ये अब कितना बनना चाहती है? -100। तब तक ये खुद कहाँ चला गया? 0। तो ये फिर क्या बनना चाहती है? 0। तब तक ये खुद कहाँ चला जाता है? तो आप कभी भी मैच करिए, ये 0 है तो ये 100 है। जब ये 100 है, ये 100 पहुंचता है तो ये 0 है। इस तरह से इसके वेरिएशन होते रहते हैं, दोनों अलग अलग चलते हैं। इसको हम इलेक्ट्रिसिटी की भाषा में कहेंगे दोनों में फेज डिफरेंस है। क्यों? जब 100 होता है तो ये वाला फेज है, जब 0 है तो ये वाला फेज है। जब -100 है तो ये फेस है, और जब 0 है तो ये फेस है। तो अगर EMF यहां पर है तो I कहां पर है? यहां पर है। तो दोनों में फेज डिफरेंस हो गया। इसको मैं इस तरह से एग्जिबिट कर सकता हूं कि यहां पर जब ये जो मैंने बनाया ग्राफ, ये EMF का ग्राफ है, तो हम एक और ग्राफ बनाते हैं और वो ग्राफ इस तरह का रहेगा। ये ऐसे, इस टाइम पर देखिए, इस टाइम पर E की वैल्यू कैसी है? मैक्सिमम। और इस टाइम पर I की वैल्यू कैसी है? 0। इस टाइम पर आकर देखिए, जब घड़ी में इतना बजा है, इतना टाइम हुआ है, तो I की वैल्यू कैसी है? फुल। लेकिन E की वैल्यू कैसी है? 0। जब इतना टाइम आ गया है तो इस टाइम पर I की वैल्यू क्या है? 0। लेकिन E की वैल्यू कितनी है? -E0। तो हम ये देख रहे हैं E और I दोनों अलग अलग, एक ही टाइम पे दोनों की वैल्यू अलग अलग है, लेकिन फिर भी दोनों में एक रिश्ता है। क्या रिश्ता है? कि जैसे जैसे E चेंज होगा वैसे वैसे ही I चेंज होगा। वो अपना डिजाइन नहीं बदल सकते, अपना रास्ता नहीं बदल सकते। अगर E यहां पर आया है पीक पर, तो थोड़े टाइम के बाद I को पीक पर ही जाना पड़ेगा, ये यहां से नीचे नहीं जा सकती। ठीक है? दोनों एक दूसरे को फॉलो करते हैं, क्योंकि I E से ही बनता है और E I से ही बनता है। दोनों एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं। ये आप इस तरह से समझ सकते हैं कि किसी जगह पर एक ट्रेन चल रही है और उस ट्रेन में एक ड्राइवर भी है और एक गार्ड भी है। ये उनका रास्ता है, ये ट्रैक में, और यहां पर ट्रेन है। ओके, यहां पर उसका इंजन है। इंजन किस तरफ जा रहा है? नॉर्थ की तरफ। उस समय ये जो गार्ड है, गार्ड किधर जा रहा है? ईस्ट की तरफ। और इंजन किधर जा रहा है? नॉर्थ की तरफ। तो चूंकि इंजन नॉर्थ की तरफ जा रहा है, तो गार्ड को भी अल्टीमेटली किधर जाना पड़ेगा? नॉर्थ की तरफ। तो थोड़ी देर में ये ऐसा चला जाता है, कहां? नॉर्थ की तरफ। हम देखते हैं गार्ड यहां पहुंच गया, और ट्रेन कहां है? यहां। अब इंजन किधर जा रहा है? वेस्ट। लेकिन गार्ड कहां जा रहा है? नॉर्थ। ठीक। तो इंजन चूंकि वेस्ट जा रहा है, इसलिए गार्ड को भी कहां जाना पड़ेगा? वेस्ट में। तो ये थोड़ी देर में वेस्ट पे जाता है, लेकिन तब तक इंजन किधर जा रहा है? यस, ये साउथ की तरफ जाना शुरू हो गया, और ये किधर जा रहा है? वेस्ट की तरफ। और फिर उसके बाद अब आप कहानी समझ गए हैं। क्या गार्ड अपनी मर्जी से कहीं भी जा सकता है? नहीं, उसको जाना किधर पड़ेगा? हाँ। क्या गार्ड और इंजन एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं? नहीं, एक ही डायरेक्शन में नहीं जाते, एक दूसरे के साथ फॉलो भी करते हैं, लेकिन दोनों के फेज अलग अलग हैं। यही चीज होती है अल्टरनेटिंग करंट के EMF और I में। पहले हमने E को बढ़ाया, E ने बोला I को पीछे आओ मेरे। वो जब तक उसकी जगह पर पहुंचे तब तक E दूसरी तरफ चला गया। ये यहां पर ये चीज होती है कि जब यहां पर E बढ़ता है
आई उसके बाद में आता है। ऐसा क्यों होता है? देयर आर रीजंस। आई लेट क्यों होता है, तुरंत क्यों नहीं बढ़ जाता है? तो हमारा आंसर है कि जो सर्किट में हमने एलिमेंट्स लगा के रखे हैं वो एलिमेंट्स ये काम करते हैं। किस तरह के एलिमेंट? हमने एक लगाया है इंडक्टर। इंडक्टर क्या काम करता है? जब करंट फ्लो होना शुरू करती है तो वो उसको अपोज करता है, चढ़ने नहीं देता। अल्टीमेटली करंट फ्लो होती है, लेकिन उसने क्या किया, बीच में थोड़ा धक्का लगाया, अड़ंगा लगाया, थोड़ा सा डिले कर दिया। डिले कर दिया तो आई पीछे हो गई। समझ में आया? इसी तरह से जब एक जगह आई पहुंचती है तो रास्ते में कैपेसिटर आ गया। अब कैपेसिटर से आई को आगे बढ़ना है तो पहले उसको कैपेसिटर को फुल चार्ज करना पड़ता है। उसका वोल्टेज V पूरा चढ़ेगा, फिर आई आगे बढ़ेगी। टाइम कंज्यूम हो गया। तो आई फुल आ गई है, कैपेसिटर अभी चार्ज हो रहा है, होते होते E0 पर पहुंचेगा, उसके बाद करंट आगे बढ़ेगी। तो डिले हो गया, पहले आई आ गया और V बाद में हमको मिला। इस तरह से ये दोनों केस हो सकते हैं। हम लोग अभी अलग अलग स्टडी करेंगे, इसको अभी नोट मत करिए कि इंडक्टर लगाने से कौन आगे कौन पीछे होता है, कैपेसिटर। लेकिन आगे पीछे होने का रीजन आपको अब समझ में आ रहा है कि जब हम इंडक्टर में करंट को भेजते हैं, चार्जेस को भेजते, आगे नहीं बढ़ने देता, ब्लॉक करता है। इसी तरह से जब कैपेसिटर में करंट फुल हो जाती है तो वो अपने आप में चार्ज भरना शुरू करता है और अपनी वोल्टेज को पहले हाई करने में लगाता है। जब वोल्टेज हाई हो जाती है फिर करंट को आगे जाने देता है। इस तरह से एक टाइम गैप पैदा होता है। तो टाइम गैप पैदा होने से क्या हो गया कि ये ई का मोशन है, आई का मोशन इससे हट गया, बाद में आ गया। नेचर दोनों का एक है, आई ने ई को फॉलो करना ही है। इस तरह से दोनों में एक फेज डिफरेंस पैदा हो जाता है। अब फेज डिफरेंस पैदा होता है तो हम क्या देखते हैं, यहां पर वोल्टेज अलग चल रही है और एम्पियर अलग चल रहा है। ये भी 0 to 100 है, ये भी 0 to 100 है, पर दोनों एक टाइम पर नहीं आते हैं। दोनों एक टाइम पर नहीं आते हैं, इसी को बोलते हैं कि दोनों में फेज डिफरेंस है। तो फेज डिफरेंस का मीनिंग समझ में आया आपको कि दोनों अपनी पीक वैल्यू एक जैसी एक साथ नहीं चलते हैं, दोनों में थोड़ा सा गैप आ जाता है। और वो गैप जितना होता है उसको हम डायग्राम में, ग्राफ में रिप्रेजेंट करते हैं। यहां पर हमने उसको रिप्रेजेंट किया। ये वाला डायग्राम कहलाएगा वेव डायग्राम, और वेव डायग्राम में हम फेज डिफरेंस को यहां पर रिफ्लेक्ट करते हैं। ये इतना फेज डिफरेंस दोनों के बीच में है, भले आप यहां से देखिए या यहां से देखिए। अब इसी फेज डायग्राम को रिफ्लेक्ट करने के लिए हम एक दूसरी तरह का डायग्राम बनाते हैं। वो डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है और आगे हम लोग उस पर बहुत काम करेंगे। उसका नाम है फेजर डायग्राम। फेजर डायग्राम कहां होता है, देखिए ये मैंने एक डायग्राम आपको बनाकर दिखाया। ये डायग्राम में कौन रोटेट कर रहा है, कौन सा वेक्टर, E0 रोटेट कर रहा है और उसके अलग अलग फेज बन रहे हैं। उस फेज के अनुसार किसकी वैल्यू डिसाइड होती है, E की वैल्यू डिसाइड होती है। इसके E0 के फेज के अनुसार E की वैल्यू डिसाइड होती है। अच्छा, अब इसके साथ हमको मालूम है I भी चेंज हो रहा है। उस I के चेंजेस को इसी डायग्राम में हम दिखाना चाहते हैं। जैसे एक ही डायग्राम में दोनों को हमने दिखाया, यहां भी हम दोनों को दिखाना चाहते हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, देखिए जब टाइम t/4 था उस समय I की वैल्यू 0 थी। जब टाइम t/4 था तो उस समय I की वैल्यू 0 रहेगी। ये कैसे हो सकता है? 0 वैल्यू उसकी होती है जो पार्टिकल यहां होता है। तो हम क्या सोचते हैं कि I यहां से स्टार्ट हुआ, ये एक वेक्टर है और ये इसका रास्ता है, ऐसा। यहां पर इसका टाइम है 0 और यहां पर इसका टाइम कितना है, ये t/4। यहां से ये ओरिजिनली स्टार्ट हुआ और यहां पर पहुंचा।
ये जब ये यहां पहुंचता है तो यहां आई की वैल्यू 0 होती है, लेकिन ये वाला जो E घूम रहा है ये T/4 पे यहां पे होता है और E की वैल्यू कितनी होती है, E0। अब देखिए यहां पे दो वेक्टर घूम रहे हैं, ये वेक्टर कौन है, E0, और ये वेक्टर कौन है, I0। ये दो वेक्टर घूम रहे हैं। अब आप E0 वेक्टर को बिल्कुल मत देखिए, सिर्फ ये रेड वाले I0 को देखिए। अभी इसकी वैल्यू इतनी है, जब ये यहां पहुंचेगा तो इतनी हो जाएगी, जब ये यहां पहुंचेगा तो इतनी हो जाएगी, जब ये यहां पहुंचेगा तो इसकी वैल्यू पीक वैल्यू हो जाएगी, फिर यहां पहुंचेगा तो कम होते जाएगी। तो I ऐसे ऑसिलेट कर रहा है, ऑसिलेट कर रहा है। E ये वाला पॉइंट ऐसे घूम रहा है और उसके कारण E भी ऑसिलेट कर रहा है। तो E अपना ऑसिलेट किए जा रहा है, I अपना ऑसिलेट किए जा रहा है, लेकिन दोनों एक साथ पीक में क्यों नहीं पहुंचते, क्यों, इसलिए नहीं पहुंचते हैं क्योंकि दोनों के बीच ये फेज डिफरेंस है। ये इसका फेस ऐसा, इसका फेस ऐसा, जब ये ऐसा पीक पे पहुंचता है तो ये यहां रहता है, इसका प्रोजेक्शन 0 है, और यहां पर ये जब E0 यहां पहुंचेगा तो I0 कहां रहेगा, यहां रहेगा। तो E0 के कारण ये E बना है और ये I0 के कारण ये I बना है। E0 ने ये जो E बनाया है, अगले 1 सेकंड में ये देखिए कैसी चाल है इनकी एंटी क्लॉकवाइज, अगले 1 सेकंड में ये यहां आएगा, E की वैल्यू कम होते जा रही है, यहां से नीचे उतर रहा है, E की वैल्यू कम होते जा रही है, I की वैल्यू ये भी ऐसे चल रहा है, I की वैल्यू बढ़ते जा रही है, दिख रहा है। तो हम क्या बोलेंगे, इसका फेस अलग है, इसका फेस अलग है। फिर से जब ये I यहां पहुंचता है, यहां पर I, ये E ऐसा घूमते हुए यहां पहुंच गया E0, उस समय I कहां है, इससे राइट एंगल बनाते हुए यहां है, इस समय E की वैल्यू इतनी, ये E की वैल्यू है प्रोजेक्शन, तो I की वैल्यू इतनी है, ये I की वैल्यू, दोनों अलग अलग फेस पर है। इस तरह से एक ही डायग्राम में हमने दो वेक्टर्स को ऐसे घुमाया, एक कौन है E0 और दूसरा कौन है I0। E0 का प्रोजेक्शन क्या बताता है, उस पर्टिकुलर टाइम में E की वैल्यू कितनी है, और I0 का प्रोजेक्शन हमेशा क्या बताता है कि उस पर्टिकुलर टाइम में I की वैल्यू कितनी है, ये I की वैल्यू। इस तरह से ये दोनों चेंज होते रहते हैं, और इन दोनों के बीच जो एंगल होता है, ये वाला एंगल, इसको क्या कहते हैं, फेज डिफरेंस बिटवीन द टू। और ये जो डायग्राम होता है, ये डायग्राम, इसको हम कहते हैं फेजर डायग्राम। क्यों, इसलिए कि एक ही टाइम t पर, एक ही टाइम t पर ये E का फेस और ये I का फेस, E का एंगल, फेस मतलब एंगल, I का एंगल, दोनों एंगल को ये दिखा रहा है, ये वाला डायग्राम दोनों के फेस को दिखा रहा है, दोनों के E0 I0 को दिखा रहा है, और दोनों के इंस्टेंटेनियस E और इंस्टेंटेनियस I को दिखाता है। तो इस डायग्राम को हम कहते हैं फेजर डायग्राम। तो इस फेजर डायग्राम को हमने थोड़ा और सिंप्लीफाई किया, सिंप्लीफाई करके कैसा बनाया, देखिए इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, और ये सरकमफ्रेंस की हमको जरूरत नहीं है, इसको मैं सिर्फ इस तरह से बनाता हूं, ये दोनों एक्सिस बनाई डायमीटर, और ये बना दिया मैंने E0, और यहां से ओमेगा टी, और यहां से अगर प्रोजेक्शन डालूंगा तो ये किसकी वैल्यू है, उस टाइम t पर E की वैल्यू, ये आ गया। ये है फेजर डायग्राम, किसका, E का। इसी एक्सिस पर, इसी सर्किट में जो करंट फ्लो हो रही है उसका भी हम फेज दिखाएंगे, वो करंट इससे आगे या पीछे है। मान लीजिए वो इससे 90 डिग्री पीछे है, अगर वो इससे π/2 पीछे है, बाद में बनती है, तो यहां से π/2 एंगल लेके ये हमने बना दिया, और ये रिप्रेजेंटेटिव किसका है, I0 का, और
यहां से अगर हम प्रोजेक्शन लेते हैं तो ये किसको रिप्रेजेंट करता है? टी पे। फिर से इसका फेस कितना है? ओमेगा टी। ये वाला फेस इससे कितना कम है? 90 डिग्री। तो इस फेस को कितना बोलेंगे? तो आंसर है इस फेस को बोलेंगे ओमेगा टी माइनस 90। इसका फेस कितना है? ओमेगा टी माइनस π/2। ये इसका फेस है। तो इस डायग्राम में हमको क्या क्या मिला? ई नॉट की वैल्यू, उसका फेस, आई नॉट की वैल्यू, उसका फेस। यहां से प्रोजेक्शन लिया ई की वैल्यू, यहां से प्रोजेक्शन लिया आई की वैल्यू। और आपको पता चलता है ये जो दोनों ये जो फेजर हैं ये ऐसे घूम रहे होते हैं पॉजिटिव डायरेक्शन। अगले 1 सेकंड में बताइए ई की वैल्यू बढ़ेगी या कम होगी? ये यहां से यहां जाएगा और ये ऐसा आ जाएगा, तो ई की वैल्यू बढ़ी। ऐसा घूम रहा है ना, ये ऐसा घूम रहा है, तो ये यहां पहुंचेगा, तो ई की वैल्यू बढ़ रही है। इस इंस्टेंट पर ई की वैल्यू बढ़ रही है। आई के बारे में सोचिए, ये भी ऐसा घूम रहा है, तो अगले 1 सेकंड में ये यहां जाएगा और ये इसका प्रोजेक्शन। बोलिए, ये पहले वैल्यू थी और ये वैल्यू थी, तो क्या हो रही है? हाँ, तो इस समय जब हमको ये डायग्राम दिखाया गया और हमसे पूछा गया व्हाट इज दी टेंडेंसी ऑफ ई एंड आई, विच इज इंक्रीजिंग एंड विच इज डिक्रीजिंग, तो आंसर क्या होगा? ई इंक्रीजिंग, आई डिक्रीजिंग। तो ये चीज समझ में आई आपको? ये कौन सा डायग्राम है? फेजर डायग्राम। और फेजर डायग्राम ने हमको कितनी इंफॉर्मेशन दी? ई नॉट की वैल्यू, आई नॉट की वैल्यू, ई नॉट का फेस, आई नॉट का फेस, व्हेन द टाइम इज स्मॉल टी, उस समय दोनों के फेस, और दोनों के फेस में कितना डिफरेंस है ये बताएगा। और अगर हम वहां से प्रोजेक्शन खींचेंगे तो हमको क्या पता लगेगा? इंस्टंटेनियस ई, इसका नाम क्या है? E at this particular instant. So this is instantaneous E, और इसका नाम क्या होगा? Instantaneous EI, करेक्ट। उसके बाद ये हमको एक और सूचना देता है कि अगले 1 सेकंड में या अभी E कैसी फेस में है, चढ़ते फेस में है कि उतरते फेस में, जिसको हिंदी में कहते हैं E इज इंक्रीजिंग और E इज डिक्रीजिंग। ये भी हमको पता लगेगा। हमेशा आपको इस वेक्टर को सोचना है कि ये पॉजिटिव डायरेक्शन में घूमता है। पॉजिटिव मींस एंटी क्लॉक, तो ये जब ऐसा एंटी क्लॉक जाएगा तो ये है, और जब ये यहां से यहां आएगा, तो जब ये यहां से ये वेक्टर ऐसा आ रहा होगा तो ई की वैल्यू क्या होते जाएगी? डिक्रीज होते जाएगी। समझ में आ रहा है? तो इस तरह से फेजर डायग्राम देखकर आपको ये इंफॉर्मेशन भी मिल जानी चाहिए। तो एक फेजर डायग्राम देख के इतनी सारी इंफॉर्मेशन आपको समझ में आनी चाहिए। देन यू आर गुड एट सीइंग द फेजर डायग्राम एंड फाइंडिंग द मीनिंग ऑफ इट। और हम फेजर डायग्राम इसीलिए बनाते हैं ताकि आप ये सारी इंफॉर्मेशन उससे इकट्ठी कर सके। फेजर डायग्राम में आपको सिर्फ ये 2 वेक्टर मिलेंगे, ये एंगल मिलेगा, दैट्स ऑल, बस ये दोनों के बीच। अब ये फेजर डायग्राम और वो वेव डायग्राम, वो भी हमको इंफॉर्मेशन देता है, ये भी हमको इंफॉर्मेशन देता है। ये वेक्टर के मीडियम से और ये वाला फेस वेव के मीडियम से, दिस इज नोन एज वेव डायग्राम, दैट इज नोन एज फेजर डायग्राम। इसमें देखिए जरा 1 मिनट, यहां पर किसी भी टाइम पर हम आपसे ई और आई की वैल्यू पूछ सकते हैं कि जब टाइम इतना है उस समय ई और आई कितना, तो आप कैसे निकालेंगे? ये वैल्यू किसकी आ गई? ई की, और ये पिंक वाली वैल्यू किसकी आ गई? आई की। आई कैसा है? पॉजिटिव। ई कैसा है? नेगेटिव। अब बताइए अगले 1 सेकंड में आई इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज? डिक्रीज। वेरी गुड। अगले 1 सेकंड में आई ई कैसा होने वाला है?
इंक्रीज। इस तरह से आप वेव डायग्राम को स्टडी कर सकते हैं और यहां पर फेजर डायग्राम को स्टडी कर सकते हैं। तो अल्टरनेटिंग करंट में वेव डायग्राम को स्टडी करना और फेजर को स्टडी करना, दिस शुड बी वेरी कन्वीनियंट फॉर यू। ये दोनों आपको बड़े अच्छे से समझ में आने चाहिए। सो आई होप इट इज नाउ क्लियर। ओके, इस तरह से ये जो फेज डायग्राम है, मैथमेटिकली हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं उसको जरा देख लीजिए। कोई जरूरी नहीं है कि इन दोनों के बीच 90 का डिफरेंस हो सकता है इस तरह का कॉम्बिनेशन बन गया कि ये 90 का डिफरेंस नहीं है, 5 का डिफरेंस है, कुछ भी 30 डिग्री, 20 डिग्री, 40 डिग्री। तो जब हमारा ई का इक्वेशन बोलेगा ई नॉट साइन ओमेगा टी, when the time is t, this is the phase. At the same time t, I will have equation I is equal to peak value I naught sin omega t minus 5. देखिए टाइम इसमें भी t है, टाइम इसमें भी t है, लेकिन इसका फेज कितना पीछे चल रहा है, 5। इसका मतलब कि यहां पर अगर ये E है तो I इससे कितना पीछे लेना है, 5 पीछे लेना है। समझ में आ गया? तो इस तरह से यहां पर ओमेगा टी माइनस 5, ये वाला ओमेगा टी है पाई बाई 2, इससे हमको कितना पीछे लेना है, 5। तो ये थोड़ा सा इधर आ जाएगा और ये डायग्राम ये अगर हो गया है E का डायग्राम, तो यहां से हमने बना दिया, ये बन गया आई का डायग्राम। तो इतना फेज डिफरेंस आ गया। ये इस तरह से वेव डायग्राम में थोड़ा आगे पीछे हो गए, फेज डिफरेंस आ गया। फेजर में आगे पीछे हो गए, फेज डिफरेंस आ गया। अगर पीक पर पीक आया, नो फेज डिफरेंस। बेस दोनों मिल गए, नो बेस फेज डिफरेंस। फेज डिफरेंस के लिए दोनों बेस में थोड़ा सा डिफरेंस आएगा। दैट इज हाउ इट इज रिफ्लेक्टेड हियर। This is how it is reflected in mathematics. This is how it is reflected in the phasor diagram. और ये प्रैक्टिकली इसका मतलब कि दोनों पीक पर एक साथ नहीं पहुंच रहे हैं, थोड़ा आगे पीछ रहे हैं। So this is a specialty, a complication in alternating current circuits. ठीक है? So now once you know what is the phase difference, और दोनों में phase difference हो सकता है, and now we will go on studying different circuits of the alternating current.